नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खरा सच। आज खरा सच होगा कि 2020 याद रहेगा। क्यों याद रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज 2020 की बात हो रही है, आज कोरोना की बात हो रही है। कोरोना की वजह से 2020 को याद किया जाएगा। बात उस वजह की हो रही है, सालों पुराने मुद्दे यानी कि राम मंदिर की होगी। जी हाँ, बात उस 2020 की होगी जिसे याद करने के लिए हमारे पास कई खास वजह होगी और हम याद भी करेंगे तो चर्चा भी करेंगे। कोरोना का ये संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े-बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प और दूसरा, संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यकता है। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना। आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें।
जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवश्यक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़भाड़ से, बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। 30 जनवरी को केरल में आया था पहला केस। 24 मार्च देश में लॉकडाउन लागू हुआ। जब एक और लोग नए साल के आने की खुशियां मना रहे थे, 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में कई नए काम करने की तैयारियां कर रहे थे, तभी 2020 में कोरोना ने अपना पैर पसारा। 30 जनवरी जब भारत में पहला कोरोना केस आया और देखते ही देखते ये ग्राफ तेजी से बढ़ता गया, तब देश के प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को रात 30 मिनट के लाइव टेलीकास्ट के दौरान देश की जनता को संबोधित करते हुए आने वाली 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी, जिसके आने से पहली बार देश में लॉकडाउन की स्थिति आ गई। देश में ऐसा पहली बार देखा गया जब सबसे बड़े आबादी वाले राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड में एक बड़ी मात्रा से मजदूर रोजगार के लिए देश की राजधानी में पलायन करते थे। वहीं मजदूर बेरोजगार होकर अपने गांव को पलायन कर गए। ऐसी भयावह स्थिति को देखा गया जब बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे सड़कों और रेल की पटरियों पर पैदल चलकर अपना सफर तय करने को मजबूर थे। ऐसा भी हुआ कि कई मजदूर अपने घर पहुंच ही नहीं पाए, जिनकी आधे रास्ते में ही मौत हो गई। ये सब देखा गया इस कोरोना काल में। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता गया और स्थितियां ठीक होते गई। जो व्यापार ठप थे वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। हालांकि इसके बाद भी कोरोना की स्थिति भयावह ही होती रही और देखते ही देखते आज हालात ये हैं कि कोरोना का ग्राफ 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द हमारे बीच आने वाली है। भारत ने इस कोरोना की शुरुआत से लेकर 1 साल के अंदर वैक्सीन खोज निकाली और बहुत जल्द देशवासियों के बीच, जनता के बीच वैक्सीन लाने का दावा कर रही है। भारत ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई, एक एग्जाम्पल सेट किया। इस कोरोना काल में लॉकडाउन से लेकर कई चीजें देखी गई। इस कोरोना काल में भारत ने कई नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया और अपने आप को अलग खड़ा किया। आइए अब हम बात करते हैं, जब देश में एक और कोरोना का कहर चल रहा था तो उसी बीच देश में सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मुकदमे का फैसला आया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद पूरे देश की बेटियां असुरक्षित महसूस करने लगी थी। जी हाँ, दिल दहलाने वाला निर्भया गैंगरेप। इसी 2020 में निर्भया को इंसाफ मिला तो 2020 में बेटियां अपने इंसाफ के लिए भी 2020 को याद करेगी। साल 2020, 7 जनवरी पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को जारी किया डेथ वारंट। 5 जनवरी को होगी फांसी। 16 जनवरी मनीष सिसोदिया ने कहा 2 दिन के लिए दीजिए दिल्ली पुलिस को, निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटका देंगे। 17 जनवरी दूसरा डेथ वारंट। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश। 31 जनवरी को कोर्ट ने अनिश्चित काल के लिए फांसी टाली। 17 फरवरी तीसरा डेथ वारंट। 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी का आदेश। दोषियों के वकील ने कहा अभी हमारे पास कानूनी विकल्प बाकी है। फिर 5 फरवरी
अक्षय ठाकुर की दया याचिका खारिज। 20 फरवरी निर्भया के एक दोषी विनय शर्मा ने दीवार में सिर मारकर खुद को पहुंचाई चोट। दोषी के वकील ने नया दावा, मां को नहीं पहचान पा रहा है विनय शर्मा। 22 फरवरी दोषी विनय की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने किया खारिज, मानसिक बीमारी का किया था बहाना। 28 फरवरी 2020 पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की। 29 फरवरी फांसी से 3 दिन पहले कोर्ट पहुंचा अक्षय, लगाई दया याचिका। 3 मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की याचिका खारिज की। पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति की शरण में। 4 मार्च 2020 दोषियों को फांसी की नई तारीख के लिए दिल्ली सरकार पहुंची कोर्ट। 5 फरवरी और निर्भया के मामले में चौथा डेथ वारंट आया। चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जाएगी। फिर 16 मार्च 2020 दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। 16 मार्च 2020 राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका खारिज की। निर्भया केस के 3 दोषियों का नया पैंतरा, आईसीजे का दरवाजा खटखटाया। 17 मार्च 2020 निर्भया केस के दोषी अक्षय ने दूसरी दया याचिका की। 18 मार्च तिहाड़ जेल में की गई फांसी की डमी रिहर्सल। 20 मार्च को चारों दोषियों को दी जाएगी सजा। 18 मार्च 2020 फांसी से बचने के लिए नई चाल, अक्षय की पत्नी ने मांगा तलाक। फिर आया 19 मार्च 2020 निर्भया के दोषियों का आखिरी दिन, देर रात तक चले कानूनी दांवपेच। 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे निर्भया को मिला इंसाफ। गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाया गया और ये 2020 याद किया जाएगा। निर्भया केस को लेकर 8 साल तक लड़ी निर्भया की मां और मिला इंसाफ। 2020 यानी कि 8 साल बाद देश की बेटी निर्भया को इंसाफ मिल गया। 20 मार्च 2020 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई। निर्भया के दोषियों ने आखिरकार समय तक खुद को बचाने के लिए काफी कोशिशें की, खुद को बचाने के लिए हर दांवपेच खेला, लेकिन निर्भया की मां भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात लड़ती रही। लगातार 8 साल अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाती रही। एक माँ जिसकी बेटी को दरिंदों ने नोच नोच कर खा लिया, एक वो माँ जो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। वो माँ जिसने सभी बेटियों के लिए आवाज उठाई, वो माँ जो हर बेटी का दर्द समझ पाई, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात अड़ी रही। आखिरकार उस माँ की जीत हो ही गई। इस 2020 में निर्भया की जीत हुई और आखिरी सांस तक अपने दोषियों को सजा की मांग करती रही। देश की उस बेटी की जीत हुई जो हर बेटी ऐसे दरिंदों से दिन रात लड़ती आती है। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के चारों दोषियों को शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर देने वाला इस मामले के चारों दोषियों को सुबह ही फांसी पर लटका दिया गया था। इस 2020 में बेटियों की जीत हुई। चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर 500 साल पुराने ऐतिहासिक मुद्दे की। राम मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक विवादित मुद्दा जिस पर 2020 में पूरे देश ने निगाहें टिका रखी थी। राम मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक मुद्दा था जिसका कई पीढ़ियों ने, कई सदियों ने इंतजार किया था। देखा जाए तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस मौके को देखने का सौभाग्य मिला। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाकर राम मंदिर भूमि पूजन किया। लगभग 5 किलो की चांदी की ईंट राम मंदिर की नींव रखी। इसलिए भी 2020 को लोग याद करेंगे। अयोध्या रामनगरी। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी कि 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए
कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए, खास तौर पर 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों ने संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा और जिस पर विजय हुई। राम मंदिर के 492 साल के इतिहास में 5 अगस्त का दिन खास। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी शिरकत। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में सुनाया फैसला। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1528 में मीर बांकी ने मंदिर को गिराया था। 9 नवंबर 2019 एक ऐसी तारीख थी जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी। जी हाँ, ये वो था जब लगभग 500 साल पुराने ऐतिहासिक मुद्दे राम मंदिर का फैसला आया। 9 नवंबर 2019 के दिन शनिवार सुबह 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने मिलकर राम मंदिर फैसले का एक लिफाफा रंजन गोगोई को दिया। खचाखच भरे कोर्टरूम में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने करीब 45 मिनट में एक एक करके फैसले के मुख्य बिंदुओं को पढ़ा। फैसले के आते ही लोगों में खुशी का माहौल छा गया और फिर आई वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के राम मंदिर बनने के सपने को साकार करने की नींव रखी। 5 अगस्त ये वो दिन था जब राम मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक विवादित मुद्दा जिस पर 2020 में पूरे देश ने निगाहें टिका रखी थी। सभी को ये उम्मीद थी कि 2020 में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राम मंदिर के निर्माण की घोषणा कर देगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा और फिर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाकर राम मंदिर भूमि पूजन किया। लगभग 5 किलो की चांदी की ईंट से राम मंदिर नींव रखी गई। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से करीब 175 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के अलावा यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ही मौजूद थे। सभी देशवासियों ने अपने अपने घरों में भूमि पूजन को लाइव देखा। उस दिन सालों बाद एक बार फिर ऐसा दिन आया जब अयोध्या में लाखों की संख्या में दिए जलाए गए और लोगों ने साक्षी बनकर खुद को राम मंदिर की नींव रखते हुए देखा। ये साल 2020 लोग राम मंदिर के लिए भी याद करेंगे। अब बात देश के अन्नदाताओं की कर लेते हैं। सरकार ने जैसे ही तीनों कृषि कानून संसद में पास किए वैसे ही देश के किसान सड़कों पर उतर गए। आपको बता दें कि सड़कों पर उतरने के लिए किसान मजबूर हो गए थे। सरकारें और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। बार बार किसानों का कहना है कि तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए। अकाली दल और आरएलपी के नेता यानी एनडीए का दामन छोड़ दिया। कई राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन दे रही है। खुद पीएम मोदी भी कई बार किसानों से रूबरू होकर उन्हें ये बात समझा चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां बंद नहीं होगी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है या यूं कहें सरकार समझा नहीं पा रही है। तो 2020 में अन्नदाताओं को लेकर भी काफी चर्चा हुई। साल 2020 इसलिए भी याद किया जाएगा। जब सरकार ने 3 कृषि अध्यादेशों को राज्यसभा और लोकसभा से पास कराकर उसको बिल का रूप दे दिया और उसके बाद अन्नदाता सड़कों पर उतर आए, कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन करने लगे, इस कानून को काला कानून बताने लगे और ये चलता रहा और आज तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है और दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में अपनी आवाज इस सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने से मना कर दिया है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है कि ये कानून गंगा जल की तरह साफ है, लेकिन किसान इसे मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि ये अंबानी और अडानी के लिए बनाए गए कानून है, इससे अन्नदाताओं के लिए कोई फायदा नहीं है। इसी कड़ी में सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा, बातचीत चलती रही। 6 दौर की बातचीत हो गई है। अब आगे 29 दिसंबर को फिर बातचीत होगी।
लेकिन किसानों की एक ही आवाज और एक ही बात, कानून वापस लिया जाना चाहिए। अब जब 29 दिसंबर को किसानों के बीच सरकार की बातचीत होगी तो उसमें क्या कुछ देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल किसान सड़कों पर हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साल 2020 किसानों के लिए भी यादगार रहेगा। अन्नदाता सड़कों पर उतरे। साल 2020 अब खत्म होने ही वाला है, लेकिन अन्नदाताओं की समस्या नहीं सुलझ पा रही है। इस साल ने कुछ अच्छी चीजें दी तो कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा याद रहेगी। 6 दौर की बातचीत में कब कब क्या हुआ। पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर, पंजाब के किसानों ने पहली बार कृषि सचिव से बातचीत की। दूसरे दौर की बातचीत 13 नवंबर, विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बातचीत हुई। इस बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर, दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री संघ 35 संगठनों की मुलाकात हुई। चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर, दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री पीयूष गोयल संघ किसानों की बैठक। पांचवें दौर की बातचीत 5 दिसंबर 2020, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 35 संगठनों की मुलाकात हुई। छठे दौर की बातचीत 8 दिसंबर 2020 को हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। 9 दिसंबर 2020, किसान संगठनों के नेताओं को बैठक के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा। 10 दिसंबर 2020, किसानों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। 23 दिसंबर 2020, किसानों ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। तो चलिए, आज खरा सच में हमने उस हर मुद्दे की बात की जो 2020 में सुर्खियों पर था, या यूं कहें इस 2020 में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले ये 4 मुद्दे थे। कोरोना, निर्भया, आपको बता दें कि किसान यानी हमारे अन्नदाता, और राम मंदिर। काफ़ी लोगों के जहन में कई सवाल उठे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हुई। कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि 2021 कुछ अच्छा हो और कुछ अच्छे पल आपके साथ लेकर आए। नमस्कार।